हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां इजराइल ने फिर से कर दी है गाजा में एक और एयर स्ट्राइक। जी हां दोस्तों, जिसमें इतने लोगों की हो गई है मौत और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों बताएंगे अब कहां पर क्या इन्होंने एयर स्ट्राइक, साथ ही इसी खबर से जुड़ी खबर बताएंगे जहां इजराइल गाजा संघर्ष के बीच ओआईसी ने कर दी है इजराइल की बड़ी आलोचना और फलस्तीन को हर जाना मिलने जैसी बातें कही है। दोस्तों बताएंगे किस देश ने ये बात कही है, साथ ही बताएंगे वेस्ट बैंक पर भी इजरायली सेना का बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, और इस इजरायली फिलिस्तीन की जंग में अमेरिका भी शामिल है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है ये। बताएंगे कैसे अमेरिका शामिल है दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर गाजा बॉर्डर पर पहुंचे इजरायली टैंक और कभी भी बड़े युद्ध की और इजराइल बढ़ सकता है। जी हां दोस्तों, क्या है इसको लेकर कयास, बताएंगे ये भी आपको। साथ ही बताएंगे जहां हमलों के बीच फिलिस्तीनी राष्ट्रपति का आया है बयान, क्या कहा उन्होंने वो भी आपको बताएंगे दोस्तों। और अब इजरायली प्रधानमंत्री खुद यानी बेंजामिन नेतन्याहू उभर कर सामने आए हैं दोस्तों, और उन्होंने दे दिया है गाजा पर और फिलिस्तीन पर बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा उन्होंने ये भी बताएंगे आपको। साथ ही इस कोरोना संकट में भारत को घेरने की तैयारी में है चाइना। जी हाँ दोस्तों, पेंगोंग झील के पास चीन ने जमा किए इतने हथियारों का जखीरा। जी हाँ दोस्तों, आपको सैटेलाइट वाली इमेज दिखाएंगे जिसमें कितनी सारी हथियारों के जखीरे को इन्होंने इकट्ठा किया है। दोस्तों बताएंगे किस प्रकार से इजराइल को देखते हुए अब चाइना भी सोच रहा है कि युद्ध करके ही भारत से भी जगह छीनी जाए। जी हाँ दोस्तों, हर तरह की खबरें आ रही है, सब बताएंगे आपको दोस्तों। साथ ही कोविशील्ड की दूसरी खुराक के लिए नए अंतर के हिसाब से बुक करें अपॉइंटमेंट, मगर पहले वाला कैंसिल नहीं होगा दोस्तों। तो यह है तरीका, जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव और भारतीय सेना तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, और इस संकट की घड़ी में डॉक्टरों का दिल से धन्यवाद। तो इस वीडियो को भी कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां आपको बता दें कि इजराइल ने फिर कर दी है गाजा में एयर स्ट्राइक, जिसमें 17 लोगों की हो गई है मौत और मरने वालों का आंकड़ा 174 पर पहुंच गया है दोस्तों। इजराइल और फिलिस्तीन यानी पैलेस्टीन के उग्रवादी संगठन हमास के बीच चल रहे घमासान के 7वें दिन भी दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कई हमले किए हैं दोस्तों। इजराइल की ओर से रविवार को गाजा में हमास के ठिकानों पर किए गए हमलों में 17 लोगों की मौत हो गई दोस्तों। इसके साथ ही इस संघर्ष में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 174 हो गई है। जी हाँ दोस्तों, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक मारे गए 174 लोगों में से 47 बच्चे हैं। तो वहीं उग्रवादी संगठन हमास की ओर से दागे गए रॉकेटों से इजराइल में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक इजराइल की वायुसेना ने रविवार सुबह हमास की राजनीतिक और सैन्य विंग के हेड के घर को निशाना बनाया दोस्तों। इस हमले में हमास चीफ का घर पूरी तरह जमींदोज हो गया। इसके अलावा गाजा के एक न्यूरोलॉजिस्ट के घर पर भी हमला हुआ है दोस्तों, जिसमें उसकी मौत हो गई है, जबकि बेटी और पत्नी घायल हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं वेस्ट बैंक पर भी इजरायली सेना का बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, और इस हमले में यानी इजराइल फिलिस्तीन की जंग में अब अमेरिका भी शामिल है। कैसे इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान अब पूरी तरह से जंग के हालात बन चुके हैं। गाजा बॉर्डर पर इजरायली सैन्य टैंकर पहुंचना शुरू हो चुके हैं दोस्तों। वेस्ट बैंक पर भी इजराइल की सेना ने हमला शुरू कर दिया है। इजराइल फिलिस्तीन की जंग में अब अमेरिका भी आ गया है दोस्तों। सऊदी अरब में अमेरिका ने F-18 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। इजराइल ने सैन्य टैंकरों को फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर भेजकर इस टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इजराइल का अमेरिका का साथ देना कितना सही मानते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही एक बात और दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल ने उन सभी देशों के लिस्ट जारी की है जिन्होंने इजराइल की मदद की है इस युद्ध की घड़ी में दोस्तों। ऐसे में उस लिस्ट में भारत का नाम नहीं आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारत को खुलकर इजराइल का साथ देना चाहिए दोस्तों, या फिर दोनों देशों की बराबर से सहयोगिता करनी चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इस बात और इस मुद्दे पर कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, हमें रहेगा आपके कमेंट का इंतजार। अगली खबर की बात करें तो इजरायली गाजा संघर्ष के बीच ओआईसी ने कर दी है इजराइल की बड़ी आलोचना और फिलिस्तीन को हर जाना मिले ऐसी बातें कही है दोस्तों। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन यानी ओआईसी ने रविवार को हुई आपात
साथ बैठक में फलस्तीनियों पर हमलों के लिए इजराइल की बड़ी आलोचना की है। बैठक के बाद एक बयान जारी करके ओआईसी ने चेतावनी दी है कि धार्मिक संवेदनाओं को भड़काने की जानबूझकर की जा रही कोशिशों, फलस्तीनी लोगों और इस्लामिक दुनिया की भावनाओं को भड़काने की इजराइल की कोशिशों के भयानक परिणाम होंगे। रविवार को ही इस वर्चुअल बैठक के बाद ओआईसी ने बयान जारी करके कहा है कि वो इजराइल द्वारा फलस्तीनी इलाके के कब्जे और वहां भेदभाव वाली व्यवस्था लागू करने का विरोध करता है। जी हाँ दोस्तों, बयान में कहा गया है कि अल कुद्स यानी यरूशलेम और अल अक्सा मुसलमानों के दो पहले किबला और तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है। इस्लामी दुनिया के लिए एक लाल रेखा है और वहाँ कोई स्थिरता या सुरक्षा नहीं है सिवाय इसके कि उसे कब्जे से मुक्त कराया जाए। ऐसे में दोस्तों ओआईसी ने जिस प्रकार से इजराइल की आलोचना की है दोस्तों और फलस्तीनियों को मुआवजा दिया जाए ऐसी बातें कही है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों? क्या फलस्तीनियों को सच में मुआवजा मिलना चाहिए दोस्तों? हाँ या ना, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर इजराइल फलस्तीन की जंग ने लिया है एक और बड़ा खतरनाक मोड़। गाजा बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं इजराइल के बड़े बड़े टैंक। जी हाँ दोस्तों, और कभी भी युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं दोस्तों और इजराइल ने साफ कह दिया है कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें तो हमलों के बीच फिलिस्तीनी राष्ट्रपति का जवाब, कहा जब तक इजरायली कब्जा नहीं हटाता शांति नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष जारी है। इसी बीच फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की है, जिसमें उन्होंने इजराइल से जारी संघर्ष में हस्तक्षेप करने और फिलिस्तीन पर हो रहे हमलों को बंद करवाने की अपील की है। शनिवार को मिली एक जानकारी के मुताबिक अब्बास ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा है कि जब तक इजरायली कब्जा नहीं हट जाता तब तक यहाँ शांति स्थापित नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, इनकी बातों में कितना दम है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो इजरायली पीएम का अब आया है बयान। जी हाँ दोस्तों, जब तक जरूरी होगा तब तक गाजा पर बम बरसाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इजराइल प्रधानमंत्री यानी नेतन्याहू ने बड़ी बात कह दी है दोस्तों। साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी खत्म नहीं हुआ है हमारा ऑपरेशन, जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता वार होता ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास पर इजराइल पर रॉकेट दागकर दुश्मनी शुरू करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारी सेना गाजा में जब तक आवश्यक होगा तब तक हमले जारी रखेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि इस दौरान नागरिकों को बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। नेतन्याहू ने ये भी कहा है कि इस टकराव के लिए दोषी पार्टी हम नहीं है, हम पर हमला करने वाली पार्टी है। हम अभी भी इस ऑपरेशन के बीच में है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है और ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। ऐसे में दोस्तों, इस लक्ष्य की प्राप्ति को आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या है इनका लक्ष्य? कमेंट में अगर आप समझ पाए हैं तो जरूर करिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो कोरोना संकट में फंसा भारत, पेंगोंग झील के पास चीन ने जमा किया हथियारों का जखीरा। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख की पेंगोंग तसो झील के फिंगर 4 से लेकर 8 तक सेना को हटाने वाले चीन ने पास में स्थित अपने सैन्य ठिकाने रुटोग में बड़े पैमाने पर हथियार और सैनिक जमा कर रखे हैं। दोस्तों सैटेलाइट तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि चीन ने न केवल यहाँ सैनिक तैनात कर रखे हैं बल्कि अपने रुटोग सैनिक अड्डे का तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है। चीनी तैयारी से साफ नजर आ रहा है कि अगर उसे भारत की ओर से खतरे का अंदेशा हुआ तो वो तत्काल प्रभाव से बड़े पैमाने पर सैनिक और हथियार पेंगोंग झील के पास कभी भी भेज सकता है। जी हाँ दोस्तों, द इंटेलिजेंस की ओर से 11 मई को ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आ रहा है कि चीन ने रुटोग में युद्धक वाहन हथियारों का जखीरा, जवानों को गर्म रखने वाले टेंट लगा रखे हैं। चीन ने कई ऐसे बैरक बनाए हैं जिन्हें ऊपर ढक रखा है ताकि सैटेलाइट से उसके अंदर नहीं देखा जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके अंदर चीन ने बड़े पैमाने पर हथियार छिपा कर रखे हुए हैं। तस्वीर से चीनी सैन्य बेस काफी विशाल नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चीन को लगता है कि भारत की नजर और भारत का ध्यान अभी अन्य देशों और आंतरिक मामलों जैसे वैक्सीनों पर है। दोस्तों ऐसे में युद्ध का कोई प्लान भारत की तरफ से नहीं है और चाइना चाह रहा है कि यही मौका है कि सारे सैनिकों और हथियारों को बॉर्डर तक लेकर आया जा सके और जमा कर लिया जाए। दोस्तों ऐसे में सैटेलाइट से कुछ भी नहीं छुपने वाला और भारत ने पता लगा लिया है दोस्तों, और भारत की सेना पूरी तरह अलर्ट हो चुकी है दोस्तों, और सभी छोटे से छोटे सैनिक से लेकर बड़े स्तर तक सभी को वार्निंग का संदेशा भेजा जा चुका है दोस्तों, और सभी अलर्ट हो चुके हैं। ऐसे में इजराइल फिलिस्तीन के बाद अब भारत चाइना में भी कुछ ना कुछ होने वाला है दोस्तों, यह अंदेशा लगाया जा रहा है। आपकी क्या राय होगी कमेंट में जरूर
जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास नजर आया संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षा बलों ने चलाया इसको लेकर बड़ी सर्च ऑपरेशन। बता दें, जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक संदिग्ध ड्रोन आसमान में उड़ता नजर आया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पता करने के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया है कि उसने भारतीय सीमा के अंदर कुछ गिराया तो नहीं है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि लेकिन तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है। दोस्तों, 2 दिन पहले ही एक पाकिस्तानी ड्रोन ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक AK-47 राइफल, एक पिस्तौल और कुछ अन्य हथियार गिराए थे। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार देर रात यहां कनचक सेक्टर में एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन आसमान में उड़ता नजर आया। कुछ स्थानीय निवासियों को कुछ देर तक आसमान में पीले रंग की धारी नजर आई और फिर वो अंधेरे में गायब हो गई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इधर चाइना से टेंशन भारत को दोस्तों, और दूसरी ओर पाकिस्तान भी भारत को टेंशन देने में लगा हुआ है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत को इस बार इन दोनों देशों का इलाज कर देना चाहिए, तो दोनों देशों का इलाज बहुत जरूरी है। ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगली खबर की बात करें तो अफगानिस्तान पर चाइना की बड़ी नजर। चीनी विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री से की है बात। जी हाँ दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि बीजिंग और इस्लामाबाद राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर का फायदा उठाएंगे, जिससे द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक बेहतर संभावनाएं खुल सकें। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार चीनी विदेश मंत्री ने शनिवार को अपने पाकिस्तानी समकक्ष शाह महमूद कुरैशी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। माना यह जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने वाले हालात को लेकर चर्चा हुई है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो कोरोना से जंग के लिए आया एक और बड़ा हथियार। आज से मरीजों को मिलेगी DRDO की एंटी कोविड दवाई। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए DRDO की एंटी कोविड दवा यानी 2DG आज यानी 17 मई से मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आज सुबह 10:30 बजे इस एंटी कोविड ड्रग के पहले बैच को लॉन्च करेंगे। कल तक दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में लगभग 10,000 खुराक उपलब्ध हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में थैंक यू DRDO जरूर कहिएगा दोस्तों, इस संकट की घड़ी में बड़ी मदद होती जा रही है। दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री मोदी के अक्षय ऊर्जा लक्ष्य के लिए अमेरिका ने भारत से कर दी है साझेदारी। बताते जलवायु परिवर्तन संबंधी मामलों पर अमेरिका के विशेष दूत जॉन कैरी ने कहा है कि अमेरिका ने भारत के 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद के लिए जलवायु परिवर्तन पर उसके साथ साझेदारी की है। उन्होंने अमेरिकी सांसदों से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो KP शर्मा ओली के प्रचंड गुट से शुरू की है बातचीत। नेपाल में खत्म होगा क्या राजनीतिक संकट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ CPN UML के नेता KP शर्मा ओली ने पार्टी में अपने विरोधी माधव कुमार नेपाल के साथ अकेले में बातचीत शुरू कर दी है। और माना यह जा रहा है कि इस बेहद अहम बैठक में एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो UML के अंदर पनपे असंतोष को खत्म करने के लिए काम करेगा। इससे पहले ओली और नेपाल को शुक्रवार को एक टास्क फोर्स बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले संसद में विश्वास मत गंवाने के कुछ दिन बाद KP शर्मा ओली ने शुक्रवार को तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो स्कॉटलैंड से बड़ी अच्छी खबर है, जहां ईद पर हिरासत में लिए गए 2 भारतीयों को रिहा कर दिया गया है। दोस्तों, छुड़ाने के लिए 8 घंटे हुआ प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, बता दें, स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में 2 भारतीय पुरुषों को संदिग्ध इमिग्रेशन अपराध के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था। 8 घंटे तक इन्हें छोड़ने की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। एक मानवाधिकार वकील के दखल देने के बाद दोनों को रिहा कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों की पहचान सुमित सहदेव और लखवीर सिंह के तौर पर हुई है। जी हाँ दोस्तों, दोनों 10 साल से यूनाइटेड किंगडम में रह रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो आपको बता दें, रूसी राजदूत का बड़ा ऐलान, भारत पहुंची स्पुतनिक V की दूसरी खेप। साथ ही रूसी राजदूत ने कहा कि जल्द आएगा एक और खुराक वाला टीका। जी हाँ दोस्तों, देश में मात्र 2 वैक्सीन के जरिए ही टीकाकरण अभियान किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही इस अभियान में एक और वैक्सीन का नाम जुड़ जाएगा। दोस्तों, अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V की खुराकें भी दी जाएंगी और अगले हफ्ते से ये वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V
की दूसरी खेप हैदराबाद पहुंच चुकी है। वैक्सीन के भारत पहुंचने के बाद रूसी राजदूत एन कुदाशेव ने इस वैक्सीन को रशियन इंडियन वैक्सीन का नाम दिया। उन्होंने कहा कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के असर के पूरी दुनिया में चर्चे हैं। सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि स्पुतनिक वी कोरोना के खिलाफ कितनी कारगर है। जी हाँ दोस्तों, कितने भाइयों को विश्वास है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो कोरोना संकट के बीच न्यूयॉर्क मेयर ने कर दी है भारत को मदद भेजने की बड़ी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बिल डे ब्लासियो ने कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत को जांच किट, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर और अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता भेजने की घोषणा कर दी है दोस्तों, जो कि भारत के लिए बड़ी खबर है। उन्होंने कहा ठीक एक साल पहले न्यूयॉर्क सिटी इस महामारी का केंद्र थी। अब संकट की इस घड़ी में भारत को मदद भेजने की हमारी बारी है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में अधिकारियों के एक दल ने अमेरिकी सांसदों को कोविड-19 से निपटने में अमेरिका की ओर से भारत को दी गई मदद संबंधी जानकारी दी है। इसके बाद सांसदों ने जो बाइडेन प्रशासन से अपील की है कि वो भारत को तत्काल अतिरिक्त चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने के लिए सेना की मदद भी ले। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेशनल इंडिया कॉकस के डेमोक्रेटिक अध्यक्ष व सांसद ब्रैड शर्मन ने भारत को दी गई मदद के बारे में अफसरों से जानकारी लेने के बाद जो बाइडेन प्रशासन की सराहना की। अगर आप भी सराहना करते हो तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू अमेरिका जरूर कहिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो भारत और ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेनों पर भी असरदार है हमारी कोवैक्सीन। भारत बायोटेक ने कर दिया इसको लेकर बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो दिल्ली से खबर, जहां वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ पोस्टर मामले में अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली में पोस्टर विवाद में अब तक 25 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये पोस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लगाए गए थे। दोस्तों, इस पर लिखा था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया, आप सभी को पता होगा। इस पोस्टर को लेकर दिल्ली पुलिस ने करीब 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और इतने ही लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। दोस्तों, दिल्ली के कई इलाकों में ये पोस्टर लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी ये पोस्टर चर्चा में है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन लोगों को कैसी सजा मिलनी चाहिए कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। आप किसकी तरफ है दोस्तों, बोलिएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो कोरोना से जुड़ी खबर, जहां अगले साल तीसरी लहर की है बड़ी आशंका। अपने बच्चों पर रखे ध्यान क्योंकि उन पर ज्यादा रहेगा खतरा। बूस्टर डोज के लिए रहें तैयार। जी हाँ दोस्तों, दूसरी लहर से जूझ रहे देश के सामने अब तीसरी लहर का भी खतरा मंडरा रहा है। प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने जब से कोरोना के तीसरी लहर की भविष्यवाणी की है, वे सार्वजनिक मंच से संबोधित करते नजर नहीं आए हैं। हालांकि कोरोना के म्यूटेशन पर काम करने वाले जीनोमिक्स विशेषज्ञ और IGIB के निदेशक अनुराग अग्रवाल कहते हैं कि तीसरी लहर आएगी। ये बच्चों से लेकर सभी के लिए खतरनाक हो सकती है। ऐसे में हमें बूस्टर डोज के लिए तैयार रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो चक्रवात तोकते का बड़ा कहर, गोवा में 2 लोगों की मौत, सैकड़ों घर तबाह। जी हाँ दोस्तों, और एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। बता दें, अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान तोकते को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी है। एक तरफ जहां कर्नाटक में साइक्लोन के बीच तेज बारिश की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई और राज्य में कुल 73 गांव चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुए हैं, तो वहीं साइक्लोन तोकते गोवा के तटीय क्षेत्र से भी टकरा गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह ने की है बैठक, जहां केंद्र हर तरह की मदद देने को तैयार। जी हाँ दोस्तों, चक्रवाती तूफान तोकते को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कल महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के मुख्यमंत्रियों समेत दादर नागर हवेली के प्रशासक से बात की है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस तूफान से निपटने के लिए जो भी सहायता केंद्र सरकार से उन्हें चाहिए, वो हर संभव सहायता उन्हें प्रदान की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी से कहा है कि इस संकट के दौरान कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखें और यदि उन्हें एयरफोर्स की भी जरूरत महसूस होती है तो तत्काल केंद्र सरकार को अवगत कराएं। ध्यान रहे कि चक्रवाती तूफान तोकते आज इन राज्यों की सीमाओं में टकराया है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर हानि हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो विराट के पक्ष में उतरे पाकिस्तानी क्रिकेटर सलमान बट वॉन को लगाई लताड़। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भारतीय कप्तान विराट कोहली की तुलना न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन से की थी। इसके बाद वॉन सबके निशाने पर आ गए। फैंस के साथ साथ अन्य पूर्व खिलाड़ी भी वॉन को आड़े हाथ ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं इस बीच पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन को जमकर लताड़ लगाई है। सलमान ने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए वॉन पर जमकर निशाना साधा है। सलमान ने कहा कि विराट कोहली ऐसे देश से है जहां जनसंख्या काफी ज्यादा है,
इस वजह से उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी है। इसके अलावा विराट कोहली का प्रदर्शन भी काफी बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों विराट कोहली को लेकर, और वॉन की बात को आप क्या कहेंगे ना कहना चाहेंगे दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो कोविशील्ड की दूसरी खुराक के लिए नए अंतर के हिसाब से बुक करें अपॉइंटमेंट, पहले वाला नहीं होगा कैंसिल। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वैक्सीन की 2 डोज के बीच का अंतर बढ़ाया गया है, लेकिन कभी लोगों को अभी भी इस बारे में कंफ्यूजन है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस बात का है कि जो लोग नए नियमों से पहले ही अपॉइंटमेंट बुक कर चुके हैं उनका क्या होगा। इस बाबत कोविन पोर्टल पर भी जानकारी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यानी कोविशील्ड की 2 डोज के बीच का अंतर बढ़ाने के साथ ही फैसला लिया गया है कि जिन्होंने पहले से दूसरी कोरोना डोज यानी कोविशील्ड के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दिया है उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं किया जाएगा। यानी जिनको भी कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेनी है वे नए अंतर के हिसाब से ही अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो 6 महीने बाद सोमवार को खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, श्रद्धालुओं के आने पर अभी लेकिन रोक लगा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित बाबा केदारनाथ के कपाट 6 महीने बाद सोमवार यानी आज से सुबह 5 बजे खोल दिए जाएंगे। पिछले साल की तरह इस बार भी कोविड-19 के कारण कपाट खुलने के दौरान श्रद्धालुओं उपस्थित नहीं रह पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो दिल्ली में अगले आदेश तक के लिए मेट्रो सेवा सस्पेंड कर दी गई है। दोस्तों, लॉकडाउन की अवधि 1 सप्ताह बढ़ाए जाने का फैसला ले लिया गया है, यानी 24 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर थी। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।